और इस वीडियो में अपन डेरिवेटिव का एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले अपन वापस से एक बार डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, आंख बंद करके सिर्फ सुनना है, आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलो, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का ये मतलब होता है कि अपन कोई अंडरलाइंग असेट खरीद रहे हैं, अपन किसी को कोई असेट खरीद रहे हैं या अपन असेट बेच रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और असेट से रिलेटेड खरीद रहे हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दो पार्टीज़ के बीच में होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्योंकि अपन ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसी असेट से रिलेटेड खरीदते हैं, असेट के लिए खरीदते हैं, यानी जिसको अपन अंडरलाइंग असेट बोलते हैं। एएफएम में तो पूरा चैप्टर है अपना इसका। तो यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अपने आप में कोई एसेंस नहीं होता है, ये किसी की वजह से खरीदा जाता है। तो यानी वो जो किसी है उसका एसेंस होता है, उसकी प्राइस होती है, यानी उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से डेरिवेटिव का प्राइस डिसाइड होता है, यानी उसकी वैल्यू के हिसाब से डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब अपन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हमारे पास कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जब भी कोई पार्टी, कोई एंटिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसे या तो निल इन्वेस्टमेंट या फिर अगर कोई छोटा मोटा प्रीमियम देना पड़ रहा है तो वो उस प्रीमियम के हिसाब से वो प्रीमियम उसकी कॉस्ट बन जाती है। थर्ड पॉइंट, क्या बात हुई अपनी इतनी सी कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए तो अपन इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू एन अंडरलाइंग असेट। वो अंडरलाइंग असेट कोई भी हो सकता है, वो हमारा डॉलर हो सकता है, करेंसी हो सकती है, कोई सी भी कोई असेट हो सकता है, मशीनरी प्लांट, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, एक और बात जो अपन ने क्या समझी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त हमारा निल इन्वेस्टमेंट या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है। तीसरी बात, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अपन हमेशा FVTPL मेथड पे मेज़र करते हैं। FVTPL मेथड पे मेज़र करने का मतलब कि हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात हो गई। लेकिन हमारी फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो उस इंक्रीज डिक्रीज को अपन कहाँ डालेंगे? PNL में डालेंगे, सिंपल। FVTPL मेथड में अपन इंक्रीज डिक्रीज कहाँ डालते हैं? PNL में डालते हैं। नेक्स्ट बात, अब ये डेरिवेटिव एंटर होता क्यों है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई परचेज खरीद कर रहा होता है या खरीद रहा होता है या बेच रहा होता है तो उसे क्या होता है, उसे डर लगता है रेट का। उसे क्या डर लगता है कि अगर वो परचेज़ कर रहा है तो परचेज़र को ये डर लगेगा कि कहीं सेटलमेंट डेट पे जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, मान लो आज मेरे कॉन्ट्रैक्ट डेट है और सेटलमेंट डेट है 3 महीने बाद की, तो मुझे क्या डर लगेगा? मेरे को ये डर लगेगा कि आज की डेट पे मैं ये सोचूंगा कि आज तो मैं परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पेमेंट कब करना है? सेटलमेंट डेट पे करना है। मान लो आज 1 अक्टूबर है, सेटलमेंट डेट 31 दिसंबर है, तो मुझे क्या डर लगेगा कि भाई मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ, कहीं सेटलमेंट डेट पे प्राइस बढ़ ना जाए, तो मेरे को डर लग रहा है। मैंने क्या करा, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा और एक रेट फिक्स कर ली कि भाई कुछ भी रेट हो उस दिन मैं तो इस रेट पे एंटर पेमेंट करूँगा, कोई भी रेट हो उस दिन मैं तो इस रेट पे पेमेंट करूँगा। मैंने एंटर कर दिया एंटर। सेम केस अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मैंने एंटर कर दिया, भाई कोई सी भी रेट हो उस दिन मैं तो इसी रेट पे तेरे को बेचूंगा, मैं तो इसी रेट से बेचूंगा, मेरे को तो बैंक में यही मेरे पैसा चाहिए। या फिर अगर मैं खरीदा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो बैंक से इतना ही पे करूँगा तुझे। ये बात अपन ने कर ली, क्या ख़त्म हो गई ये बात? ठीक है, ठीक है। अब भाई मान लो आज 1 अक्टूबर है और सेटलमेंट डेट है 31 दिसंबर। अब इस 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच में फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। यानी डेरिवेटिव में अगर हमारा इंक्रीज इन फेयर वैल्यू होता है तो हमारे क्या बोलते हैं अपन उसको? फेवरेबल, पोटेंशियली फेवरेबल, यानी फेवरेबल कंडीशन। अगर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो रहा है, तो क्या हुआ? पोटेंशियली फेवरेबल। अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन चल रही हैं, अपन को डर लग रहा था बढ़ने का और वो बढ़े जा रही है, अपने को अनफेवरेबल सिचुएशन हो रही है अपने लिए, डेरिवेटिव की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या होगा? वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट होगा। यानी और सुनो इस बात में, अब और सुनो इस चीज़ को, मान लो कि आज हमारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है 15,000 रुपीज़ का, 15,000 का। मान लो 3 महीने बाद उसकी फेयर वैल्यू हो गई 10,000, तो फेयर वैल्यू डिक्रीज़ कितना हुआ? 10,000 का, 5,000 का डिक्रीज़ हुआ। समझ में आ गई बात? मान लो आज अपनी फेयर वैल्यू लाइबिलिटी है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी अपनी 15,000 की। मान लो कि हमारी आज डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू है 15,000, 2 महीने बाद उसकी फेयर वैल्यू हो गई 10,000, यानी क्या हुआ? हमारी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी कम हुई, हमें फ़ायदा हुआ। यानी हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे, किसकी? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की। ये बात भी हो गई। अब आ गई हमारी सेटलमेंट डेट। हमारी क्या आ गई? सेटलमेंट डेट। यानी सेटलमेंट डेट पे भी या तो हमारे पास डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट एग्जिस्ट कर रहा होगा या डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। सेटलमेंट डेट का मतलब सेटल करना है, ख़त्म करना है। क्या करेंगे अपन? अगर हमारे पास डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है, क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। अगर हमारे पास डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। ये सब अपन अभी क्वेश्चन देखेंगे, इसे मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। दूसरी बात, सेटलमेंट डेट का मतलब असेट परचेज सेल करने की डेट आ गई एक्चुअल में। भाई उस दिन तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा था 1 अक्टूबर को, तो 31 दिसंबर को तो एक्चुअल परचेज सेल होगी, ठीक है। मान लो अपने को असेट परचेज करना है, अपन ने करा असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अपन ने उसी दिन डिसाइड कर ली थी भाई देख कोई सी भी रेट हो मैं तो बैंक से इतना ही दूंगा, अपन बैंक में उसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी रेट से? इनिशियल, कॉन्ट्रैक्टेड, एग्रीड, डिसाइडेड रेट से। डिसाइडेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बड़ा डाउट है एग्जाम में कौन सी रेट से मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जब भी अपन कोई असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो अपन बैंक से, अगर अपन कोई असेट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो खरीदने के टाइम पे जो बैंक से पैसा जाएगा या बेचने के टाइम में जो बैंक से पैसा आएगा वो कौन सी रेट से आएगा? कॉन्ट्रैक्टेड रेट, डिसाइडेड रेट, एग्रीड रेट, इनिशियल रेट से आएगा। ठीक है, जो हम असेट हमारी बुक्स में क्रिएट हो रहा है, अगर हम असेट परचेज करें तो हमारी बुक में असेट आएगा, अगर हम सेल करें तो असेट जाएगा। वो असेट जाएगा किस रेट से या आएगा किस रेट से? यानी जब अपन असेट अकाउंट डेबिट करेंगे तब उसमें अपन कौन सी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे? उसमें अपन सेटलमेंट डेट की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब हम एंट्री करेंगे तो मान लो कि मेरी एंट्री है परचेज की, यानी असेट टू बैंक। असेट में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कौन सी रेट से करूँगा? सेटलमेंट डेट की रेट से करूँगा। यानी मेरे केस में, मेरे एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम्पल में 31 दिसंबर। लेकिन जब मैं बैंक से पेमेंट करूँगा तब मैं कॉन्ट्रैक्टेड या एग्रीड रेट से करूँगा, यानी मेरी इनिशियल रेट। यानी भैया इसमें एंट्री में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। भाई मैं असेट को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ सेटलमेंट डेट की रेट से, बैंक से मेरा पैसा जा रहा है इनिशियल कॉन्ट्रैक्टेड रेट से, ऑब्वियसली एंट्री में डिफरेंस आएगा। एंट्री में डिफरेंस अपन कहाँ डालेंगे? पीएनएल में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? पीएनएल में डाल देंगे, प्रॉफिट लॉस के नाम पे। और अपन उसका अपना डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट लायबिलिटी का भी उसमें सेटलमेंट कर देंगे। क्या सेटलमेंट कर देंगे? मान लो कि हमारी उस समय डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो रहा है, असेट है हमारा उस दिन सेटलमेंट डेट पे, तो अपन क्या एंट्री होगी? असेट टू बैंक टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। भाई डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है उसको, सेटलमेंट डेट आ गई तो वो भी तो खत्म होगा, सेटल होगा। तो असेट टू बैंक टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट, जो भी उसका बैलेंस चल रहा है उस दिन। अगर हमारी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी खड़ी हुई है सेटलमेंट डेट पे, तो और हम असेट परचेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी एंट्री में डिफरेंस है या पीएनएल सेम। ये मैंने आपको बताया परचेस का। मान लो अपन कुछ सेल कर रहे हैं, मान लो अपन कुछ सेल कर रहे हैं, अब सेल में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, बैंक टू असेट। बैंक में पैसा आएगा, कौन सी रेट से आएगा पैसा? जिस रेट से अपन ने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया ना बैंक में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रेट, इनिशियल रेट वाली आएगी। असेट में कौन सा पैसा आएगा? जो उस दिन सेटलमेंट डेट पे रेट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, सेम डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट का बैलेंस होता है, खत्म कर देंगे। बैंक टू असेट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। अगर हमारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी चल रहा है तो बैंक डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी टू असेट। सिंपल, बिल्कुल। कोई भी डिफरेंस है पीएनएल में डाल देंगे। चलो अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। यानी अपनी एक मेन अल्टीमेट एंट्री क्या हुई? एक मेन अल्टीमेट एंट्री आप एक बार देख लो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ये हुई, देखो अल्टीमेट एंट्री। अगर अपना असेट परचेज है, असेट अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बोला आपको? असेट में कौन सी रेट आएगी? सेटलमेंट डेट की रेट। सेटलमेंट डेट पे जो फेयर रेट है या स्पॉट रेट है वो वाली रेट। बैंक से क्या कौन सा पैसा जाएगा? इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड रेट वाला, एग्रीड रेट वाला, डिसाइडेड रेट वाला, चला गया। डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, डेबिट करके खत्म कर दो। असेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्रेडिट करके खत्म कर दो। कोई भी डिफरेंस है या पीएनएल में डाल देंगे, सिंपल बात। असेट अगर सेल हो रहा है तो क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा, कौन सी रेट से आएगा? बैंक में मैंने आपको क्या बताया? बैंक में हमारा पैसा आएगा कॉन्ट्रैक्टेड, डिसाइडेड, एग्रीड रेट से। इधर भी देखो इससे आ रहा था, इधर भी इससे आ रहा था। ये देखो बैंक में किससे आता? बैंक में हमेशा जब भी पैसा आएगा जाएगा हमारी कॉन्ट्रैक्ट। भाई इसीलिए तो करा था कॉन्ट्रैक्ट कि जब हमें पैसा देना पड़ जाए, हमें लेना पड़ जाए तो हम इस रेट से ले रखें, हमारी कॉन्ट्रैक्टेड रेट से, डिसाइडेड रेट से ही मिले हमें पैसा या हमें देना पड़े, वही वाली आएगी। जब हमारा असेट जा रहा है, असेट कौन सी रेट से जाएगा? सेटलमेंट डेट की स्पॉट या फेयर रेट से जाएगा। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो डेबिट कर दो, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है तो क्रेडिट कर दो, सिंपल। कोई भी डिफरेंस है पीएनएल में डाल दो। चलो अब अपन पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन चलो ये रहा। ऑन 1 जनवरी 2001 सैमको लिमिटेड एंटर इनटू अ रिटन पुट ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अपन एएफएम में पढ़ते हैं, ध्यान है आपको? एएफएम में अपन ने कर रखा है खूब सारा, फिर भी अपन इसका एक बार मतलब शॉर्ट में समझते हैं। अगर अपन किसी कॉल ऑप्शन को परचेज कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, क्या हुआ अपना? कॉल ऑप्शन परचेज करने का मतलब राइट टू बाय, राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन राइट करने का मतलब क्या होता है? यानी चलो इसको इसे समझते हैं। कॉल ऑप्शन, अगर अपन कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं यानी राइट टू बाय हमें मिल गया। अगर अपन पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? राइट टू सेल। लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शन रिटर्न हो रहा है तो हमें क्या मिला? राइट टू बाय। उल्टा उल्टा समझ रहे हो? बिल्कुल सही से समझ रहे हो ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब हमारे पास क्या आ गया? राइट टू बाय। ये एफएम में अपना पूरा चैप्टर यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। राइट टू बाय यानी पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब राइट टू सेल, राइट टू सेल। यानी पुट ऑप्शन इसने क्या करा? बाय नहीं करा, राइट करा, यानी सेल करा, यानी इसके पास क्या आया? राइट टू बाय, राइट टू बाय। करेक्ट? उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा समझ। फिर से बताऊँ एक बार, फिर से बताऊँ कैसे हुआ राइट टू परचेज? बताना है क्या?
या नहीं बताना है? बताना है या नहीं बताना है? सोच लो, बता ही देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, जब अपने पास कोई कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन अगर अपन परचेज़ कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन अगर अपन परचेज़ कर रहे हैं तो यानी हमारे पास क्या आ रहा है? राइट टू बाय। अगर अपन पुट ऑप्शन परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? राइट टू सेल। अगर अपन कॉल ऑप्शन परचेज़ नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? राइट टू सेल। अगर अपन पुट ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? राइट टू बाय। उल्टा उल्टा है, सिर्फ एक याद रख लो बस, इसमें तो वैसे काम भी नहीं है, सिर्फ इतना समझने के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास क्या आ रहा है? राइट टू बाय। बस इतना याद रख लो, आप इतना समझ लो बस। समझते तो अपन एएफएम में है, पूरी डिटेल चैप्टर में। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या समझो? कॉल ऑप्शन अपन बाय कर रहे हैं तो राइट टू बाय, यानी पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो राइट टू सेल। उल्टा इस क्वेश्चन में अपन पुट ऑप्शन राइट कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। तो अगर कॉल ऑप्शन अपन बाय कर रहे हैं, राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, राइट टू सेल। पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं अगर अपन, देखो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, राइट टू सेल, लेकिन अपन पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं यानी क्या है? राइट टू बाय। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? पक्का बताना ठीक से। फिर से एक बार बता दूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा इतना सारा बोलने में मुझे लगता है कंफ्यूज कर दिया मैंने, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ दिल से, ठीक है। और फिर से आपको समझाना चाहूँगा मैं उसी दिल से, ठीक है। वापस से कॉल ऑप्शन अगर हमने कॉल ऑप्शन परचेज़ करा है यानी हमारे पास है राइट टू बाय, ठीक है। अगर हमने पुट ऑप्शन परचेज़ करा तब हमारे पास क्या आया? राइट टू सेल। उल्टा, ठीक है। कॉल ऑप्शन परचेज़ करने पे राइट टू बाय, पुट ऑप्शन परचेज़ करने पे राइट टू सेल। इस क्वेश्चन में अपन ने पुट ऑप्शन को परचेज़ नहीं करा, राइट करा यानी सेल करा। पुट ऑप्शन परचेज़ करने पे राइट टू सेल आता है, तो पुट ऑप्शन सेल करने में क्या आएगा? राइट टू बाय। सिंपल, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, रिटर्न पुट ऑप्शन यानी सेल पुट ऑप्शन यानी राइट टू बाय फॉर USD 20,000, यानी ये क्या है? अपना अंडरलाइंग असेट, ठीक है। $20,000 अपने को परचेज करना है विद JT क्रॉप टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर इन, ये क्या है? अपनी सेटलमेंट डेट। ये क्या है? अपनी सेटलमेंट डेट, ठीक है। चलो, फॉर अ रेट इक्वल टू 68, ये क्या है? अपनी कॉन्ट्रैक्टेड रेट, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीड रेट, ठीक है। एग्रीड रेट है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर अ रेट इक्वल टू दिस, एग्रीड रेट है अपनी। चलो ठीक है। एट एन ऑप्शन ऑफ JK कॉप सैमको लिमिटेड डिड नॉट रिसीव एनी अमाउंट एंट्रिंग, यानी इसमें क्या हुआ? कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है कुछ, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है। फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन मेजरमेंट डिटाउनिंग, ये अपन ये वाला इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो इसी का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज विद द क्वार्टर एंडेड टिल द एक्चुअल परचेज, अपने को बीच की एंट्रीज देखनी है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है फेयर वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि अपन इसको FVT पे मेजर करते हैं तो फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज को अपन कहाँ डालेंगे? PNL में डालेंगे, ठीक है। PNL में डालेंगे। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, समझ जाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इरेजर आ जा भाई, मिट जाए यार, ठीक है। एक सेकंड, अपने को यहाँ पे क्योंकि समझानी है मेरे को इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है मैथ्स आपको, तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं अपन। चलो, 31 मार्च 2001 को क्या वैल्यू है? -25,000 है, -25,000 यानी हमारी क्या है? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। नेगेटिव है तो अनफेवरेबल हुआ, यानी क्या है? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। चलो अपन अब क्वेश्चन में चलते हैं अपने और साथ में एंट्रीज करते हैं इसकी। देखो, ये आ गए अपन एंट्रीज पे। सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसमें बता देंगे कि हमारा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परचेज करता है डिपेंड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसलिए डेरिवेटिव है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना 0 है और कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। डेरिवेटिव की थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देंगे अपन, डेरिवेटिव क्या होता है उसकी, ठीक है। क्या होता है डेरिवेटिव? ये रहा डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब एक बार अपन समझ लें, डेरिवेटिव का मतलब भी अपन एक बार समझ लें। चलो, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी वैल्यू होती है, चेंजेस किस पे होती है? अंडरलाइंग असेट पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। यानी हमें हमारे इसमें अंडरलाइंग असेट क्या है? US डॉलर इसमें हमारे क्वेश्चन में अंडरलाइंग असेट है, यानी वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग, ठीक है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो बिल्कुल 0 या फिर कोई प्रीमियम का अमाउंट, इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल 0 है, निल है।
और ये हमारा डेरिवेटिव सेटल होता है फ्यूचर में, ठीक है। या तो ये पोटेंशियल फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है। अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्या वैल्यू थी हमारी इनिशियल। चलो पहले अपन इनिशियल एंट्री देते हैं। इनिशियल पे अपन ने कोई प्रीमियम पे नहीं करा, ठीक है, तो इनिशियल में कोई एंट्री नहीं होगी। ये देख लो, नो एंट्री बिकॉज नो कंसिडरेशन। अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम दिया हुआ तो अपन क्या करते हैं, प्रीमियम अमाउंट डेबिट या फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट। भाई अपन ने कुछ खरीदा तो हमारे पास असेट है, तो यहाँ पे इनिशियली डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ प्रीमियम होता तो। लेकिन इसमें कुछ नहीं, तो अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब हमारी क्या थी 31 मार्च को रेट अमाउंट क्या था डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 25,000 नेगेटिव, यानी अनफेवरेबल डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। चलो आ जाओ, ये आ गया अपन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। डेबिट क्या होगा, P&L होगा। भाई फेयर वैल्यू में डिक्रीज़ हो रहा है, फेयर वैल्यू में क्या हो रहा है, अनफेवरेबल डिक्रीज़ हो रहा है। 25,000 नेगेटिव था ना, यानी फेयर वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो ये अपन ने फेयर वैल्यू डिग्री में डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कम वो कर दिया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली। क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल है सिचुएशन, P&L डेबिट कर दिया। 25,000 वैल्यू अनफेवरेबल। अब क्या है नेक्स्ट डेट पे क्या है, अब अपनी मैथ्स का काम आएगा। क्या है मैथ्स, अब अपनी रेट हो गई 15,000, यानी -25,000 से -15,000 हो गई। भाई -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। ऑब्वियसली माइनस में जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है। ये कम नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है, तो कम नेगेटिव वाला ज़्यादा हुआ। भाई ये तो 4th-5th क्लास की मैथ्स है। यानी -25 से -15,000 हो गया, यानी कितने का इंक्रीज़ हुआ, 10,000 का इंक्रीज़ हुआ। 10,000 का इंक्रीज़ हुआ, यानी क्या हुआ, 10,000 का इंक्रीज़ हुआ। चलो अपन फेयर वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। भाई 25 नेगेटिव से 25 15 हो गई, -15 हो गई, यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू कितने से बढ़ गई, कितने से कम हो गई, 10,000 से कम हो गई। फेवरेबल इंक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना इज एन इंक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना इज एन इंक्रीज। चलो कर देते हैं एडजस्टमेंट। ये अपन ने कर दिया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। P&L को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। कैसे आया 10,000, -25,000 करेंट वैल्यू -15,000, ठीक है। -25,000 + 15,000 माइनस प्लस होता है, ये माइनस है। क्या हुआ, 10,000 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। किस में रिडक्शन हो गया, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू में रिडक्शन हो गया। इसलिए तो अपन ने डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू को डेबिट करा टू P&L 10,000। अब क्या वैल्यू हो गई अपनी, नेक्स्ट डेट क्या है, यानी अभी जो अपनी बुक्स में चल रही है वैल्यू, अभी अपनी बुक्स में 15,000 की डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी चल रही है, ठीक है। अब आगे अपना 30 सितंबर को वैल्यू हो गई निल, यानी ये जो 15,000 थी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये भी खत्म हो गई। चलो इसको भी खत्म कर देते हैं ख़त्म। क्वेश्चन कह रहा है ख़त्म करने को, मैंने आपस में नहीं बोला कुछ, मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाना, ठीक है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी खत्म कर दी, डेबिट कर दिया, खत्म कर दी, P&L में क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गई। यानी अभी के केस में सेटलमेंट डेट की रेट पे ना तो हमारे पास कोई डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है, ना ही हमारे पास कोई डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ना तो हमारे पास डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है, ना डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब आ गई अपनी सेटलमेंट डेट। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अपन कोई असेट रिकॉग्नाइज करेंगे तब अपन सेटलमेंट डेट की रेट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो देखते हैं सेटलमेंट डेट की रेट क्या है। सेटलमेंट डेट की रेट है 66। क्या 66 पे ही करा है, बिल्कुल उसी पे करा होगा, कहाँ है, ये आ गया 66, ठीक है। 66 पे कर दी रिकॉग्नाइज। जब मैंने आपको बताया था कि जब हम बैंक से पे करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीड डिसाइडेड रेट से पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीड डिसाइडेड रेट क्या है, दिख रही है नीचे 68 है नीचे, फिर भी अपन एक बार रेफरेंस देंगे समझने के लिए। कहाँ है, ये रही 68, लिखा हुआ है फॉर अ रेट इक्वल टू सेटल डेट ऑफ फ्यूचर, लिखा हुआ है एंटर्ड इनटू अ रिटन पुट ऑप्शन दिस एग्रीड डेट, ठीक है। तो एग्रीड डेट क्या है अपनी 68 है, यानी एग्रीड रेट से अपन पेमेंट कर देंगे। ये अपन ने क्या कर दिया, ये अपन ने पेमेंट कर दिया 68 से। कोई भी इसमें डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट ना एग्जिस्ट कर रही है, ना डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। ये देखो क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे अल्टीमेट एंट्री में, क्या बताया था। चलो असेट परचेज का कैसे, तो परचेज का ही देखें अपन। क्या बताया था, अगर कोई डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, डेबिटरी खत्म कर दो। कोई डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट चल रहा है, क्रेडिटरी खत्म कर दो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में निल कर दिया, यहाँ पे कर दिया निल वैल्यू निल। यानी जो हमारी 15,000 की तो अपन ने ऑलरेडी फेयर वैल्यू डिक्रीज करके खत्म कर दिया उसको पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या हो गया निल,
चलो नील, तो ना तो हमारे पास खत्म करने के लिए, सेटल करने के लिए ना तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का बैलेंस है ना असेट का बैलेंस है, तो अपन ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। नहीं तो यहाँ पे क्या आता, अगर डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जिस्ट करी होती है यहाँ पे डीएफएल अपन डेबिट कर देते खत्म करने के लिए, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट एग्जिस्ट कर रहा होता तो अपन यहाँ पे डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट लिख देते उसको क्रेडिट करके खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तो अपन ने कुछ नहीं लिखा, तो बैलेंस शीट फिगर क्या चला गया, पीएनएल में चला गया। सिंपल सी लॉजिक से एंट्री समझ सकते हो। अपन ने असेट की पैसे, अपने पास असेट आया 66 का, अपन ने कॉन्ट्रेक्टेड एग्रीड रेट भाई अब करी यही रखी थी, तो क्या करें, अब हमारी किस्मत की रेट कम हो गई तो हमने कितने से पेमेंट कर लिया, 68 से पेमेंट कर दिया, क्या हुआ हमारा लॉस हो गया 40,000 का। समझ में आ गई बात, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अपन एक बार वापस इसको शॉर्ट में समझते हैं, अपन वापस इसको शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें, अपन फिर से शॉर्ट में समझते हैं। हमने एक पुट ऑप्शन यानी कि डेरिवेटिव राइट किया, क्या करा, राइट का मतलब हमारे पास आ गया राइट टू बाय, ठीक है। कितने की रेट से अपन ने डिसाइड करा, 68 की रेट से। तो मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने डिसाइड करा कि सेटलमेंट डेट पे मैं 68 में असेट खरीदूंगा। असेट क्या है इस केस में, यूएस डॉलर है असेट, ठीक है, यूएस डॉलर में खरीदूंगा, ठीक है। यानी मैंने डिसाइड किया, यानी जब भी मैं बैंक से पे करूँगा, मैं 68 की रेट से पे करूँगा, चाहे कोई भी रेट चल रही हो उसमें। बात ठीक समझ में आ गई। सेटलमेंट डेट आ गई अपनी, अपन ने असेट खरीदा, असेट अपन उसी रेट से करते हैं सेटलमेंट डेट की रेट से, सेटलमेंट डेट की रेट यहाँ पे 66 की थी, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात। जो अपना प्रॉफिट लॉस था अपन ने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आ गई बात डेरिवेटिव की। इनिशियली डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, अपन डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अपन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करते हैं, ठीक है। यानी हमारी इनिशियल रेट से लेकर सेटलमेंट डेट के बीच में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होंगे तो अपन फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेंगे और पीएनएल में अमाउंट डाल देंगे। वही अपन यहाँ पे करते गए। ये देखो क्या क्या करा अपन ने, 25,000 का था, ये अपन देखो पीएनएल में डाल दिया। फिर 25,000 से क्या हुई, 10,000 से 15,000 हो गई थी। 25,000 से वैल्यू 15,000 हो गई थी, यानी 10,000 का डिक्रीज हुआ था डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी में, ये अपन ने पीएनएल में डाल दिया। ये क्या है, ये फेयर वैल्यू डिक्रीज है, सिंपल। और फिर 15,000 से भी 0 हो गया, 15,000 से 0 हो गया, यानी और कम हो गया, ये अपन ने और डेबिट कर दिया, 15,000 से 0 कर दिया इसको। और क्योंकि ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी और डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट 0 था, तो यहाँ पे अपनी सेटलमेंट डेट पे उसका कोई जिक्र ही नहीं आया। अगर कोई बैलेंस होता तो अपन, एक बैलेंस वाला क्वेश्चन भी है, उसमें भी वही सेम को है, उसमें भी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है लास्ट में, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट का एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 12,000 का फिगर है उसमें, 12,000 का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट एग्जिस्ट कर रहा है इस एंट्री में, तो अपन ने उसको यहाँ पे क्रेडिट करा था, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट को यहाँ पे अपन ने 12,000 पे क्रेडिट करा था उस क्वेश्चन में, वो भी सेम को ही का था। तो आपको थंबनेल से समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो उसके थंबनेल में भी आप चेक करना प्लेलिस्ट की, लिखा हुआ होगा उसमें सेम को और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है वो अपना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम को ही लिमिटेड है, उसमें भी यूएस डॉलर ही परचेज हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे लास्ट में डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का कोई बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा और उसमें 12,000 का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। दोनों वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब भी आप इसका आंसर लिखें थोड़ी सी डेरिवेटिव की थ्योरी लिख देना, जो जितनी भी आपको आती है अपनी लैंग्वेज में लिख देना, क्या कि भाई अंडरलाइंग असेट की वैल्यू पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो 0 होता है और इसका सेटलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट पे। फिर उसको क्वेश्चन से रिलेट कर देंगे कि क्यों है ये डेरिवेटिव, लाइन लिख देंगे क्वेश्चंस की, भाई ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट डेट पे हो रहा है, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये अंडरलाइंग असेट है, इस पर डेरिवेटिव एंटर हो रहा है। दोनों वीडियो देख लेना आप ज़रूर से डेरिवेटिव्स की, ठीक है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है और डिटेल सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा हैंड रिटन। यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना कोई हो तो, या यूट्यूब पे पूछ लेना, ठीक है। और थैंक यू सो मच।